good morning, students. Today we are going to discuss about transient state stability, and in the previous classes we have discussed about steady state stability analysis. So under the transient state stability हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया, क्योंकि आपको सिलेबस में भी है, और इन द प्रीवियस क्लास और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हमने वहाँ पे देखा था कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हम क्यों करते हैं टू नो द अपर लिमिट ऑफ पावर ट्रांसफर थ्रू द ट्रांसमिशन लाइंस टू द इनफिनाइट बस बार बाय द मशीन और जनरेटर, है ना। पावर सिस्टम जो है हमारा, उसमें इनफिनाइट बस बार जो है उसमें जनरेटर से कितनी पावर, मैक्सिमम पावर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी स्टडीज को हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं, जो डील करती है डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर। आज जो टॉपिक है वो है ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी, और ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी हम पढ़ते हैं व्हेन ट्रांजिएंट कंडीशन अकर्स इन आवर सिस्टम। तो जब भी मैंने आपको बताया था व्हेन देयर इज चेंज इन इनपुट पावर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर, तो देयर विल बी चेंज इन डेल्टा एन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी एक्चुअली डील्स विद द चेंजेस। तो ये आप लोगों को पता है, और ये पहले भी बता चुके हैं कि ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी किससे डील करती है, लार्ज डिस्टर्बेंसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डील्स विद लार्ज डिस्टर्बेंस। लार्ज डिस्टर्बेंस से ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी आपको डील करती है। और ये जो लार्ज डिस्टर्बेंस की हम बात कर रहे हैं, ये क्या क्या हो सकती है। एक तो हो सकता है कि फॉल्ट्स, और कहें तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ लाइन, रिमूवल ऑफ इक्विपमेंट, जो रिमूवल और सडन रिमूवल, ओके, सडन रिमूवल lines, only component of power network। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी किससे डील करती है, लार्ज डिस्टर्बेंसेस से, जिसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स, सडन रिमूवल ऑफ लाइन और कंपोनेंट्स इन द पावर नेटवर्क हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में होगा क्या कि जो हमारा पावर एंगल है डेल्टा, वो चेंज होगा बाय लार्ज अमाउंट, ठीक है। लार्ज डिस्टर्बेंसेस डेल्टा एंगल और पावर एंगल या रोटर एंगल जिसको बोलते हैं, पावर एंगल हैव लार्ज चेंज। तो यहाँ पे जो भी चेंज आएगा पावर एंगल में, यानी कि आपके डेल्टा में, वो लार्ज होगा, ठीक है। तो लार्ज चेंज आने की वजह से सिस्टम हमारा सिंक्रोनिज्म हो सकता है, और उस कंडीशन को हमें मेंटेन करना होता है। स्टेबिलिटी का यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी डील करती है इफ देयर इज चेंज, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, इफ देयर इज डिस्टर्बेंस इन पावर सिस्टम, then system must
retain stable operating condition after removal of disturbance. Okay? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टेबिलिटी का सीधा सीधा अर्थ ये है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस पावर सिस्टम में आता है तो वो जब डिस्टर्बेंस रिमूव कर जाएगी सिस्टम से तो हमारा सिस्टम स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन में लौट जाना चाहिए वापस। ठीक है, तो ये तो बात होगी स्टेबिलिटी की। तो अगर हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे तो लार्ज डिस्टर्बेंसेस हो रही है। लार्ज डिस्टर्बेंस के बाद भी हमारा पावर सिस्टम क्या है, स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन में आना चाहिए। ये है आपका ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात करेंगे पावर एंगल, रोटर एंगल जो है वो चेंज हो रहा है बाय लार्ज अमाउंट। तो यहाँ पे जो रोटर का एंगल है या पावर एंगल आप इसको बोलते हैं, वो एंगल आपका चेंज होने के बाद एक ऐसे ऑपरेटिंग कंडीशन पे लौट जाना चाहिए जो कि आपकी स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्राम में आपको समझाऊं तो यहाँ पे ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे जिसमें आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जो इनिशियल एंगल है, ठीक है, इनिशियल एंगल वो आप लेट से ये आपका इनिशियल एंगल है, रोटर एंगल। ये हमारा इनिशियल एंगल था, रोटर एंगल, और इसको हम बोलते थे डेल्टा नोट। तो यहाँ पे हमारा रोटर जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा था और स्टेबल कंडीशन में वर्क कर रहा था। ड्यू टू लार्ज डिस्टर्बेंस क्या हुआ, ये रोटर एंगल सडनली चेंज होना शुरू हुआ और इंक्रीज करना शुरू कर दिया ऐसे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये सडनली कुछ ऐसे इंक्रीज करना इसने शुरू कर दिया और एक पॉइंट पे जाकर के क्या हुआ, जो इंक्रीज था वो वापस जो है डिक्रीज होने लग गया। तो इससे क्या होगा, जब भी इस तरीके की कंडीशन आएगी या ट्रांजिएंट कंडीशन आएगी तो जो हमारा रोटर एंगल है वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और ऑसिलेट करने के बाद वो एक स्टेबल पॉइंट पे रीच करना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हमारी ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी। तो अगर मैं उसको दिखाऊँ यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिखेगा आपको कि भाई रोटर यहाँ से सडनली इंक्रीज करना शुरू किया उसने और फिर उसके बाद एक पॉइंट पे जाकर के वापस लौटना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ पे रोटर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है और जो नेक्स्ट स्टेबल पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो रोटर है वो सम डेल्टा 1 पे जाके सेटल हुआ है और मैक्सिमम वो सम डेल्टा 2 तक गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग जब डेल्टा नॉट से डेल्टा 2 तक हम कह रहे हैं तो यहाँ पर रोटर क्या कर रहा है, आपका एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, इसको अभी हम समझते हैं कि कैसे। तो बेसिकली जो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी है वो डील करती है आपके लार्ज डिस्टर्बेंसेस से जिसमें रोटर एंगल चेंजेस बाय ह्यूज अमाउंट और वो रोटर एंगल आपका वापस स्टेबल पॉइंट पे लौट जाना चाहिए, स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन पे आ जाना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अभी हम देखते हैं कि भाई इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या है। ठीक है,
और बिफोर गोइंग इनटू इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया, यहाँ पे कुछ assumptions हैं जो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी स्टडीज के दौरान किए जाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सिस्टम में कोई भी डैम्पिंग नहीं है, ठीक है। तो कुछ assumptions ऐसे हैं कि जो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास अभी सिस्टम में कोई डैम्पिंग नहीं है, और जो ग्राफ आपने ऊपर देखा कि भाई रोटर का ये जो एंगल है यहाँ पे, वो रोटर का एंगल लौट रहा है, मीन्स जो रोटर एंगल है वो आपके पास ये वाला जो रोटर का एंगल है वो अपने आप आ रहा है, ठीक है। ये विदाउट डैम्पिंग ग्राफ है। ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी की जो स्टडी होगी उसमें हम ये मान के चलते हैं वी आर नॉट हैविंग डैम्पिंग इन द सिस्टम, ठीक है। तो ये अपने आप सिस्टम इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, देन द सिस्टम इज ट्रांजिएंट स्टेबल, ओके। इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे चलते हैं, देखते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे इन द बुक ऐसा लिखा है कि सॉल्यूशन जो है स्विंग इक्वेशन का, स्विंग इक्वेशन आप लोगों को पता है, मैं आपको स्विंग इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार। स्विंग इक्वेशन इज m d2 delta by dt square should be equal to pm minus pe, और ये जो pm minus pe है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पावर, और pa एक्सेलरेटिंग पावर, ठीक है। जब भी हमारा कोई भी जनरेटर स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट पे काम करता है, ठीक है, और हमारा डेल्टा कांस्टेंट होता है, लेट्स से डेल्टा इज कांस्टेंट इफ, तो ये हमारा केस नंबर 1 है। जब हमारा डेल्टा क्या है, कांस्टेंट है, देन pm माइनस pe इक्वल टू 0 के बराबर आता है ना, आपको दैट इंप्लाइज दैट क्योंकि यहाँ पे डेल्टा इज कांस्टेंट, pm इज इक्वल टू pe। जब भी हमारा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर, जो भी मैकेनिकल इनपुट हमारे प्राइम मूवर से जनरेटर को मिल रहा है वो बराबर होगा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट की, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्विंग इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक एंगल, ठीक है, एंगल डेल्टा टी, जो डिटरमाइन करता है कि भाई हमारी जो मशीन है वो स्टेबल है कि नहीं है। हमें अल्टीमेटली एक वैल्यू चाहिए डेल्टा की जो हमें बता सकेगी जो हमारा पावर सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, बेसिकली ये जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं ये सिंगल मशीन सिस्टम या टू मशीन सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंगल मशीन सिस्टम और टू मशीन सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं, टू मशीन सिस्टम है तो उसको हम सिंगल मशीन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, क्योंकि जहाँ पे हमने दो मशीन थी हमारे पास और हमने उसको कॉमन इनर्शिया कांस्टेंट निकाला था। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज अप्लाइड टू सिंगल मशीन एंड टू मशीन सिस्टम, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे पता लगी कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या है, अप्लाइड टू सिंगल और टू मशीन सिस्टम। और अगर हमारे पास मल्टीपल मशीन्स है तो वहां पे कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जैसे ऑप्शन व्युत्पत्ति, ठीक है। तो उस तरीके के मेथड्स जो है यहाँ पे यूज किए जाएंगे टू सॉल्व और दिस इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन क्या है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगी होगी, दिस इज अवर इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपका होगा सॉल्यूशन एज डेल्टा, और वो हम डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे बाय इक्वल एरिया क्राइटेरिया फॉर सिंगल मशीन और टू मशीन सिस्टम। यहाँ पे भी वही लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन is not always necessary to investigate the system stability। जरूरी नहीं है कि हर बार हम स्विंग इक्वेशन का सॉल्यूशन यूज करें, कुछ केसेस में हम डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं, और उस जो हम डायरेक्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं वो है इक्वल एरिया क्राइटेरिया।
इक्वल एरिया क्राइटेरिया हमें बेसिकली ये बताता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग पावर है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग पावर हमने यहाँ पे बुक में इट इज गिवन एज पी आई माइनस पी पी इनपुट माइनस पी बी। सो एक्सेलरेटिंग पावर एंड डेल्टा नॉट इज द इनिशियल पावर एंगल, ये आपको पता है, बिफोर द रोटर बिगिंस टू स्विंग। तो जो भी रोटर का एंगल जो चेंज कर रहा है, ठीक है, यानी कि डेल्टा से डेल्टा नॉट से डेल्टा वन हुआ, डेल्टा टू हुआ, तो उसको हम बोलते हैं स्विंग। तो यहाँ पे जो ग्राफ है हमारे पास, ये वाला ग्राफ, इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है आपको, ये जो पोर्शन है आपका, ये है फर्स्ट स्विंग का पोर्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्विंग। स्विंग का मतलब है रोटर का एंगल चेंज होना, ठीक है। ये जो कंप्लीट पोर्शन है, दिस इज द फर्स्ट स्विंग पोर्शन। एंड तो हम इसको भी ऐसे भी दिखा सकते हैं दैट दिस इज आवर फर्स्ट स्विंग, ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्विंग। एंड जो ये वाला पार्ट है, दिस इज अवर सेकंड स्विंग। जो भी हमारा रोटर एंगल स्विंग कर रहा है फॉर द फर्स्ट ऑसिलेशन, हमें चाहिए कि जो हमारा रोटर का एंगल है वो हमारा फर्स्ट स्विंग में ही स्टेबिलिटी में दे दे। अगर फर्स्ट स्विंग में हमें स्टेबिलिटी नहीं मिली, देन द सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके का नहीं होगा, और ग्राफ इस तरीके का होगा उस केस में, कुछ ग्राफ आपका इस तरीके का होगा, है ना। ये जो अनस्टेबल वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, फिर ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा रोटर का एंगल है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऑसिलेशंस आए और वो डाई आउट हो जाए आफ्टर सम टाइम। इक्वल एरिया क्राइटेरिया जो है वो ये बताता है कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है वो है डी डेल्टा बाय डी टी इज इक्वल टू 0। उसका मतलब है कि डेल्टा हमारा क्या है, एक्चुअली इट इज एंगुलर डिस्टेंस, और एंगल हम कह सकते हैं तो हमारा रोटर ये एंगुलरली कितना मूव किया, और उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, दैट मीन्स डी डेल्टा बाई डी टी। सो यहाँ पे जो चेंज इन स्पीड है, चेंज इन रोटर स्पीड है, वो हमारी 0 होनी चाहिए। तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि डी डेल्टा बाई डी टी इज ओमेगा माइनस ओमेगा एस, यानी कि जो एक्चुअल स्पीड है रोटर की, उसमें से सिंगुलर स्पीड को हम माइनस कर दें। तो इसमें यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, बट एक्चुअली स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, सो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि डी डेल्टा बाई डी टी शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि अगर डेल्टा हमारा एंगुलर डिस्टेंस है तो डी डेल्टा बाई डी टी यानी कि स्पीड, सो डी डेल्टा बाई डी टी चेंज इन स्पीड, एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर माइनस सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि डेल्टा नॉट पे हमारा जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के काम कर रहा हो। तो ये जो डेल्टा नॉट है, जब ये वाली कंडीशन है कि डेल्टा नॉट पे रोटर हमारा काम कर रहा है, देन डी डेल्टा बाय डी टी इज 0, बिकॉज यहाँ पे स्पीड क्या होगी हमारी ओमेगा एस, यहाँ पे मैं ओमेगा एस स्पीड पे हमारा रोटर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट स्विंग पोर्शन की, तो आप क्लास तो अंडर फर्स्ट स्विंग कंडीशन, जो भी हमारी फर्स्ट स्विंग की कंडीशन है, उसमें क्या होगा, ये जो डी डेल्टा बाई डी टी है ये हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, और जो स्पीड होगी हमारी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और
स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि स्पीड डी डेल्टा बाई डी टी ओमेगा माइनस ओमेगा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उस केस में अनस्टेबिलिटी हमें दे सकता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं व्हाट इज इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो यहाँ पे इक्वल एरिया क्राइटेरिया स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की कंडीशन है डी डेल्टा बाई डी टी जीरो टू जीरो। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है वो है एरिया या इंटीग्रेशन फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा ऑफ पी ए। दैट मीन्स एक्सेलरेटिंग पावर जो है हमारी उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, डेल्टा जहाँ से जहाँ तक चेंज होगा वो हमारे पास जीरो आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है अंडर इक्वल एरिया क्राइटेरिया, तो ये कंडीशन है कि इंटीग्रेटिंग एरिया फॉर accelerating power with respect to delta must be zero और इक्वल टू। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा, जो भी हमारा डेल्टा चेंज हुआ है, डेल्टा एक्चुअली में कहाँ था, डेल्टा नॉट पे था, और वो चेंज हो गया हमारा कहाँ पे, सम एंगल डेल्टा, एक्सेलरेटिंग पावर पी ए डी डेल्टा इक्वल टू जीरो, एंड दिस डिफाइंस आवर इक्वल एरिया क्राइटेरिया। बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सुखी महेश, अभी तक जो भी पढ़ा वो क्लियर है आपको? यस Yes, sir. सो इसको थोड़ा सा हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपने जो ग्राफ कल पढ़ा था, या आपने जो ग्राफ पढ़ा है किसके लिए, इलेक्ट्रिकल पावर इन मैकेनिकल पावर इनपुट के लिए, जिसमें मैक्सिमम पावर के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था जो था हमारा पावर एंगल कर्व, है ना। तो हम पावर एंगल कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो पावर एंगल कर्व जो है मेरी कुछ इस तरीके से होती है, और एक एक्सिस पर हमारा होता है एंगल यानी कि डेल्टा, और दूसरी एक्सिस पर हमारे पास होता है आउटपुट और पावर सप्लाई। तो आप देख सकते हो ये जो पावर एंगल कर्व हमने ड्रॉ करी है फॉर सिंगल मशीन, तो एट दिस पॉइंट वी गेट मैक्सिमम पावर मैक्स, और जो ये ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें आपको पता है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या होती है, ये मैक्स साइन डेल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो रोटर है वो वर्क कर रहा था डेल्टा नॉट एंगल पे। तो हम इसको जैसे समझ लेते हैं कि at delta naught there will be some
पावर लाइक E0। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप हो रही होगी उसके पीछे एक मैकेनिकल पावर होगी। कहने का मतलब ये है, 1 मिनट।